हेलो हेलो। चलिए बेटा, बातें नहीं। हेलो 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 हेलो। लास्ट लेक्चर पे हम लोगों ने कौन सी हेडिंग, मॉडुलस वाले क्वेश्चंस कुछ किए थे, और इसके बारे में क्या हम लोग पढ़ रहे थे। इसका दूसरा नाम क्या होता है? लास्ट लेक्चर पे हम लोगों ने आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड के बारे में पढ़ा था। किसके? कॉम्प्लेक्स नंबर के। बेटा प्लीज बातें नहीं। ये जो आपका एम्पलीट्यूड होता है वो किससे रिलेटेड होता है? क्या रिप्रेजेंट करता है? क्या रिप्रेजेंट करता है? एंगल बिटवीन ओजेड लाइन एंड रियल एक्सिस। क्लियर है? तो जो आर्गुमेंट ऑफ जेड होता है, आर्गुमेंट ऑफ जेड, इतनी बात तो आपको पता है कि ये एक एंगल होता है, थीटा होता है। क्या होता है? थीटा। एंगल बिटवीन ओजेड लाइन एंड रियल एक्सिस। और ये जो थीटा होता है जो हम लोग निकालते हैं, ये जनरली डिपेंड करता है कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो आपका टेन इनवर्स मॉड वाई बाई एक्स। सेकेंड में है तो पाई माइनस टेन इनवर्स मॉड वाई बाई एक्स। थर्ड में है तो हम लोग देखते हैं प्रिंसिपल वैल्यू लिखनी या लीस्ट वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू लिखनी तो माइनस पाई प्लस टेन इनवर्स मॉड वाई बाई एक्स। और फोर्थ वाले में तो माइनस का टेन इनवर्स मॉड वाई बाई एक्स। यदि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दे तो उसके आर्गुमेंट पर इफेक्ट नहीं पड़ता है। और भी कई सारे क्वेश्चंस वगैरह हम लोगों ने किए थे। अब इसी में जैसे कि अब इसके आगे चलते, इतना तो सबको आता है। जैसे लेट अस कंसीडर, हमने आपको याद होगा कि ये बोला था मॉड जेड किसको रिप्रेजेंट करता है? डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड जेड। लेकिन यदि इसके इक्वल में कुछ नंबर लिख दिया जाए तो ये इक्वेशन बन जाएगा, और ये इक्वेशन ऑफ सर्कल हो जाता है। ऐसे ही आपको जैसे ये बोला जाए कि भाई ये आर्गुमेंट तो ये एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन इसके इक्वल में कुछ वैल्यू लिख दी जाए तो ये इक्वेशन बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? ये इक्वेशन बन जाएगा। और ये जो इक्वेशन होता है एक्चुअल में किसी मतलब फिगर को रिप्रेजेंट करेगा, जैसे सर्कल है, स्ट्रेट लाइन, ऐसा कुछ रिप्रेजेंट करेगा। तो आप लोग ऐसा कुछ सोच के बताओ यार, किसको रिप्रेजेंट कर सकता है। जैसे थोड़ा सा हिंट देता हूं आपको। मॉड जेड वाले में मैंने बोला था कि यार मॉड जेड के इक्वल में कुछ नंबर लिखा तो ये सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्यों रिप्रेजेंट कर रहा है? आपने तुरंत कहा भाई जेड का मतलब क्या होता है? एक्स प्लस आयोटा वाई। आपने तुरंत जेड को रिप्लेस कर दिया। मैग्नीट्यूड का मतलब आपने बोला अच्छा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना, और आपने स्क्वायरिंग किया तो आपको ये जो इक्वेशन मिली ये किसकी इक्वेशन मिल गई? सर्कल की इक्वेशन मिल गई। तो आपने कहा भाई ये जो है ये तो सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा। ऐसे ही क्या कुछ सोच करके आप इसमें बता सकते हैं कि ये जो लिखा हुआ है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? स्ट्रेट और कोई स्लोप को। स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू, एक बच्चे ने बोला सर स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। थोड़ा और अच्छा बताया आपने। स्ट्रेट लाइन बोला, उसने कहा स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। और कोई? पेयर ऑफ, कौन बोल रहा? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ लाइन आपने बोला। आप पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसे सोच लिया? 2 डिग्री तो इसमें बनेगा ही नहीं। 2 डिग्री बन जाएगा क्या?
ठीक है, इन्होंने कहा सर आर्गुमेंट का मतलब होता है, जनरली हम लोग आर्गुमेंट की बात करें तो tan इनवर्स मॉड y बाय एक्स होता है। अच्छा, मॉड y बाय एक्स, मान लीजिए मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से थोड़ी देर के लिए, वो डिपेंड करेगा थीटा, वो थीटा क्या है, वो ये थीटा वेरी नहीं कर रहा है, ये जो थीटा है ये फिक्स है, फिक्स है, तो इसका मतलब एक ही केस बनने वाला है। मॉड वाले में भी अरे पता होगा अंदर कौन सा बनेगा, पॉजिटिव बनेगा या नेगेटिव, तो दो केस बनेंगे नहीं। यहां थीटा फिक्स है, थीटा का मतलब जैसे पाई बाय 4 लिखा होगा, पाई बाय 6 लिखा होगा, ऐसा कुछ होगा, तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन सोच नहीं सकते। एक बच्चे ने कहा सर आर्गुमेंट का मतलब आप ऐसे सोच लो, tan इनवर्स y बाई एक्स इक्वल टू कितना हो गया थीटा, जैसे ये इसमें सोचा, अभी कुछ लिखना नहीं, तो फिर उसने कहा कि बस सर tan इनवर्स को इधर भेज दो, tan इनवर्स को इधर भेजोगे तो इधर y बाय एक्स रहेगा, ये tan थीटा हो जाएगा। फिर ये इसने बोला कि भाई y इक्वल टू tan थीटा इंटू क्या हो जाएगा x, और tan थीटा का मतलब हो जाएगा यहां पर OZ, और भाई यहां पर देखें थीटा का मतलब OZ और एक्स एक्सिस के बीच का एंगल थीटा है, और tan थीटा उस लाइन का स्लोप, तो ये तो m को रिप्रेजेंट करने लगेगा, तो y इक्वल टू कौन सी लाइन हो जाएगी, mx लाइन हो जाएगी। मतलब ये लाइन कहां से पास हो रही है, ओरिजिन से, बट ये लाइन नहीं है, ये स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन कैसा है, y इक्वल टू mx है, ये जो लिखा हुआ है ये एक रे है, क्या है, अब उसका स्ट्रेट लाइन का एक पार्ट होता है रे। अब कौन सी रे है, रे ओरिजिनेटेड फ्रॉम, रे कहां से ओरिजिनेट हो रही है, फ्रॉम ओरिजिन, फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से ओरिजिनेट हो रही है, एंड मेक्स थीटा एंगल, एंड मेक्स थीटा एंगल विद रियल एक्सिस, लिख दे यहां पर एक्स एक्सिस लिख दे रहे, कोई दिक्कत तो नहीं, रियल एक्सिस आप समझ जाओगे, एक्स एक्सिस को रियल एक्सिस। अब ये कैसे, मेरी बात समझना, आप इसका जो इसको बोलोगे ये स्ट्रेट लाइन नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे, ये क्या है, रे है। आपने स्ट्रेट लाइन बोल दिया तो कॉम्प्लेक्स नंबर में लफड़ा हो सकता है। स्ट्रेट लाइन रे में तो डिफरेंस समझते होंगे, स्ट्रेट लाइन आपका ये पूरा एंडलेस होता है, और रे कहीं से शुरू होती है और कहीं ऐसे चलती चली जाती, ये रे कहलाती है। तो इन दोनों में फर्क है, ये आर्गुमेंट की वैल्यू इसके बराबर कुछ लिख दिया जाए, कोई फिक्स एंगल थीटा करके, जैसे ए आर जी ऑफ जेड इक्वल टू पाई बाय 3 लिख दिया, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, रे को रिप्रेजेंट करेगा। कहां से ओरिजिनेट होगा, ओरिजिन से ओरिजिनेट होगा, और एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा, पाई बाई 3। ऐसा क्यों, उसके भी पीछे क्या लॉजिक है कि ये रे को क्यों रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे इसमें हम लोग देखें, ये आपका कौन सा एक्सिस है, कौन सा, रियल एक्सिस, ये कौन सा, इमेजिनरी एक्सिस। आपने कहा सर इक्वेशन कैसी आई, y इक्वल टू एम एक्स, वाई इक्वल टू एम एक्स, क्या ये स्ट्रेट लाइन होती है, आपने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया y इक्वल टू एम एक्स, लेकिन आपने कहा कि सर आर्गुमेंट तो फिक्स है ना, आर्गुमेंट तो एक ही चीज होगा, या तो यहां पाई बाय 4 लिखा होगा, या फिर यहां कुछ भी एक वैल्यू लिखी होगी ना कोई, जैसे माना कि यहां पर पाई बाय 4 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, पाई बाय 4, तो यदि ये पाई बाय 4 लिखा है, इसका मतलब जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे वो उनके आर्गुमेंट्स क्या होंगे, पाई बाय 4। जैसे ऐसा हमने करके लिख दिया tan इनवर्स z, सॉरी आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल टू पाई बाय 4, मतलब उन कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहे हैं जो रियल एक्सिस से कितना एंगल बना रहे हैं, पाई बाय 4। तो क्या ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, क्या ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। आप देखिए ये जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर, इनको ओरिजिन से ज्वाइन कर दीजिए, तो जो लाइन बनेगी वो रियल एक्सिस से कितना एंगल बनाएगी। क्या ये वाले पॉइंट्स होंगे, ये वाले पॉइंट्स क्यों नहीं होंगे, क्योंकि यहां इसको यदि ओरिजिन से ज्वाइन करोगे तो ये 180 से भी बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब ये दिख तो y इक्वल टू एम एक्स ओरिजिन से पास होने वाली लाइन दिख रही थी, लेकिन हमने इसमें से ये पार्ट इसमें क्या कर दिया, हटा दिया। लेकिन कब ये हटा सकते हैं, यदि थीटा की वैल्यू क्या हो, थीटा की वैल्यू, ये जो थीटा की वैल्यू वो किसके बीच में हो, 0 से पाई बाय 2 के बीच में बिलोंग कर रही, तो क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली ये रे बन जाएगी। अच्छा इसमें एक चीज और बताओ, क्या ये ओरिजिन वाला पॉइंट होगा इसमें इंक्लूड, ओरिजिन वाले का तो भाई हम लोग आर्गुमेंट डिफाइन ही नहीं कर सकते।
आप बताओ 0,0 वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट बताओ। इसका मतलब उसमें तो आर्गुमेंट को दे ही नहीं पाते। इसका मतलब हमारा ये जो ओरिजिन है ये इंक्लूड नहीं है। यहां से दिख रहा है ओरिजिनेट हुआ होता हुआ, लेकिन ओरिजिन इस रे में इंक्लूड नहीं है। ये जितने भी ये वाले पॉइंट्स हैं, ये जो इस रे पर है, ये वो कॉम्प्लेक्स नंबर है जिनका आर्गुमेंट क्या होगा, थीटा। अब ये थीटा रोटेट करते जाइए भाई, 0 है, 30 है, 90 है, 90 से बड़ा है। आप जैसे जैसे रोटेट करते जाओगे, यहां एंगल चेंज करते जाओगे, वैसे वैसे ये चेंज होता चला जाएगा, रोटेट होती रे चली जाएगी। बट ये जो आर्गुमेंट ऑफ z है इक्वल टू थीटा, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, किसको, रे को। पूरी स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट क्यों नहीं कर रहा है ये समझ में आ रहा है, क्योंकि हमें उसका आर्गुमेंट भी तो उतना ही लेना है। अब आर्गुमेंट भाई अलग अलग क्वाड्रेंट में चला जाएगा तो चेंज हो जाएगा। फिर इसको नोट कर लें स्पीड में कि कभी भी आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल टू थीटा लिख दिया, इसका मतलब वो रे को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसमें एक लफड़ा हो जाता है, बस आप लोग यही सोचते हैं कि ये क्या है, स्ट्रेट लाइन सोचते हैं, जबकि ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो थोड़ा सा आपको आर्गुमेंट के बारे में पता समझ में आया। अब जिससे मैं पूछूंगा वो बताएगा, वो उसको थोड़ा सा ड्रॉ करके दिखाएगा कि उसका फिगर क्या बनेगा। बस आप सिंपल सा लिख लीजिए, आर्गुमेंट ऑफ z थीटा। थीटा कैसा है, फिक्स, मतलब कुछ गिवन होगा तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, रे को। किसको रिप्रेजेंट करेगा, रे को। इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है, रफ करें इसको। जैसे ये लिख दिया मैंने, आर्गुमेंट ऑफ z दिस इज इक्वल टू 2π/3, दिस इज इक्वल टू 2π/3। यदि मैं आपसे बोलूं यार इसको रिप्रेजेंट करना है आर्गेंड प्लेन पर, तो मुझे ये पता कि भाई आर्गुमेंट इक्वल टू कुछ थीटा गिवन है, फिक्स थीटा है। इसका मतलब ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, रे को। किसको रिप्रेजेंट करेगा, रे। कहां से निकलती हुई दिखेगी, ओरिजिन से। और एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाएगी, 2π/3। 2π/3 मतलब कितना डिग्री एंगल, 120 डिग्री। मतलब इसको यदि रिप्रेजेंट करना चाहें तो ये कुछ ये रे होगी, ये ऐसे कुछ रे होगी, और ओरिजिन इसमें इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि ओरिजिन का भाई आर्गुमेंट तो डिफाइंड ही नहीं होता। 0/0 कैसे हम tan इनवर्स के अंदर 0/0 बता ही नहीं पाएंगे, तो इसका आर्गुमेंट तो डिफाइंड ही नहीं होता, इसलिए ओरिजिन को इंक्लूड नहीं करना है। चलिए अब इसके आगे जिससे मैं पूछूंगा, आर्गुमेंट ऑफ z माइनस का 2 + 3 आयोटा, 2 + 3 आयोटा इक्वल टू π/4, ये लिखा हुआ है। इसको रिप्रेजेंट करना है ऑन द कॉम्प्लेक्स प्लेन, इसको कॉम्प्लेक्स प्लेन पे रिप्रेजेंट करना है। आप बताओ, आपने क्लास नहीं की ना, एब्सेंट थे, तुमसे क्या पूछे, आधा बाउंस मार जाएगा। हाँ तुम बताओ, इसको रिप्रेजेंट करना है कैसे, क्या क्या बनेगा। इन्होंने कहा सर जैसे ये लिखा हुआ है ना, तो हम इसको ऐसे सोच सकते हैं, ये z लिखा है तो इसको क्या लिखेंगे, z माइनस 0। z माइनस 0 का मतलब 0, 0+0 आयोटा। तो z से जो माइनस हो करके कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा होता है, ये यहां पर ओरिजिन दिख रहा है। इसी वाले सिस्टम को हम लोग क्या कर दें, शिफ्ट कर दें। कहां पर शिफ्ट किया गया है, 2,3 पर। 2,3 कहां पर होगा, 2,3 यहां कहीं होगा। लेकिन यदि हम लोग यहां हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें, तो ये रे होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन से कितना एंगल बनाएगी, π/4 एंगल बनाएगी। तो ये आपका, ये इस जगह पर ये आपकी रे रिप्रेजेंट हो रही ये वाली, बट इसमें ये वाला जो पॉइंट होगा, कौन सा वाला पॉइंट,
2,3 वाला पॉइंट, ये पॉइंट इंक्लूड नहीं होगा। तो ये जितना ये बना हुआ रे है, केवल ये पोर्शन इसको रिप्रेजेंट करेगा। आई होप बात समझ में आ रही है। तो ये शिफ्टिंग भी हो सकता है, ओरिजिन से किसी पॉइंट पर भी शिफ्ट हो सकता है। फिर जितना एंगल गिवन है हॉरिजॉन्टल से उतना एंगल बना दीजिए। अब जैसे यहां पर रोटेशन दे दे, यहां पर हम लोग कर दें π/2 लिख दें, तो π/2 लिखने पर क्या हो जाएगा, यहां से शुरू होगी और ये बन जाएगी। पाई लिख दे इस जगह पर तो इधर रे ये हो जाएगी। ठीक है, 3π/2 लिख दे तो रे इस तरीके से हो जाएगी। तो उसी हिसाब से रे को क्या कर सकते हैं हम लोग, रोटेट कर सकते हैं। इसमें किसी को कोई डाउट है? अच्छा, इसमें जेड का आर्गुमेंट कितना है? आर्गुमेंट ऑफ जेड कितना है? π/4 कहां है थोड़ी नहीं। जेड का आर्गुमेंट वो थोड़ी नहीं है, इतने पूरे का आर्गुमेंट π/4 है। यही तो लोचा हो सकता है, आप देख करके पता चले। इसको सोचें किसका आर्गुमेंट लिखा है, किसका लिखा है? अरे किसका? z -2 + 3 आयोटा का आर्गुमेंट गिवन है, z का आर्गुमेंट गिवन नहीं है। पता चला इसको देखा और सीधे बोल दिया किसका आर्गुमेंट, z का, तो वो तो गलती हो जाएगी ना। ठीक है, तो ये थोड़ा सा दिमाग में आपको रखना है। चलिए अब कुछ हम लोग इनके कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो हम लोग लास्ट लेक्चर पे प्रैक्टिस नहीं कर पाए थे, बट लास्ट लेक्चर पे पूरा थ्योरी पढ़ लिया था। जो बच्चा लास्ट लेक्चर पे नहीं था, ठीक है, तो और बेचारा कमजोर अमजोर हो तो ठीक है, देखना क्या चल रहा है, क्या कर सकते हैं, है ना। आज 11 तारीख है। फर्स्ट क्वेश्चन ये वाला, कल क्वेश्चन दिया भी था शायद मैंने आपको, ये सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। π/, एक बच्चे ने बोला सर π/2 आएगा, π/2। एनीवन? इसमें क्या दे रखा है, Z1 और Z2। बहुत ध्यान से देखें, जिनको भाषा समझ में नहीं आ रही है। Z1 और Z2 क्या है, कॉन्जुगेट है। क्या है, कॉन्जुगेट टू ईच अदर। मतलब Z1 का कॉन्जुगेट हम लोग क्या लिख सकते हैं, Z2, या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं Z2 के कॉन्जुगेट को क्या लिख सकते हैं, Z1। ऐसा भी सोच सकते हैं भाई, आपस में एक दूसरे के तो कॉन्जुगेट होते ही होते हैं। जैसे 2 + 3 आयोटा है, उसका कॉन्जुगेट निकाला, ठीक है, तो जो कॉन्जुगेट आएगा उसका कॉन्जुगेट निकालोगे तो Z वाला आ जाएगा, आपस में होते हैं। फिर इन्होंने कहा भाई इसका आर्गुमेंट निकालना है, तो जिसका आर्गुमेंट निकालना है, किसका निकालना, माइनस का Z1 इंटू Z2 का आर्गुमेंट निकालना है। तो इसको थोड़ा सा ऐसा सिंप्लीफाई करते हैं, आर्गुमेंट माइनस का Z1। अच्छा, Z2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, Z2 को Z1 का कॉन्जुगेट लिखा जा सकता है। अब यदि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उसमें क्या बन जाएगा, उससे बन जाएगा, अंदर ये माइनस लिखा है, मॉड ऑफ Z², क्या ऐसा कुछ बन जाएगा। अच्छा, ये जो अंदर लिखी हुई क्वांटिटी है क्या रियल नंबर है, पक्का रियल है, और नेगेटिव है, क्या ये नेगेटिव रियल है, नेगेटिव रियल नंबर है, जीरो भी हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्या ये जीरो भी हो सकता है। आर्गुमेंट ऑफ जीरो डिफाइंड नहीं होगा। अरे बोलो भाई,
जैसे यदि ये जीरो बन गया तो आर्गुमेंट ऑफ जीरो डिफाइन नहीं होगा, तो उसकी बात नहीं कर रहे। जो चीज पॉसिबल हो सकती है वो हम लिख सकते हैं। वैसे जनरली इतने पोर्शन को देखा जाए तो ये क्वांटिटी जीरो हो सकती है, लेकिन आर्गुमेंट के अंदर हम इसको जीरो नहीं लेंगे क्योंकि वो चीज फिर एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी। तो एग्जिस्ट भी करना चाहिए, तो इसका मतलब ये कैसा नंबर है, नेगेटिव रियल। तो ये किस क्वाड्रेंट में होगा, क्वाड्रेंट में होगा ही नहीं, वो किसी एक्सिस पर होगा। किस एक्सिस पर होगा, कौन सा, नेगेटिव रियल एक्सिस पर। किस पर होगा, और मैंने कल आपको बोला था कोई कॉम्प्लेक्स नेगेटिव रियल एक्सिस पर है तो उसका आर्गुमेंट क्या होगा, पाई। तो इसका आर्गुमेंट कितना निकल के आ जाएगा, पाई निकल के आ जाएगा। जनरली इसको रिप्रेजेंट करना हो तो नेगेटिव रियल एक्सिस पर रिप्रेजेंट करेंगे। कभी भी आर्गुमेंट के इक्वल में थीटा दे दिया जाए और थीटा फिक्स हो तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, रे को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। और ये तो कल लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि या तो किसी क्वाड्रेंट में कॉम्प्लेक्स नंबर होगा या एक्सिस पर होगा, ठीक है। चलिए इसके आगे बढ़े, नोट हो गया सभी का। आप बस अच्छे से कॉम्प्लेक्स नंबर परमुटेशन कॉम्बिनेशन, आपके पास इतना टाइम नहीं कि आप इसको रिवाइज करें, बढ़िया बस नोट्स बनाते जाओ। इस वन मंथ में मैं आपको बढ़िया से खूब सारे यहीं पर प्रैक्टिस करा दूंगा, कॉम्प्लेक्स नंबर, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी। और प्रैक्टिस करोगे तो कर भी नहीं पाओगे, तो जितना पीछे पढ़ा है वो बढ़िया से रिविजन करते जाओ। यदि कोई चैप्टर आपका मतलब आपको अच्छा नहीं लग रहा, उसमें प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हो, उसका नोट्स रिवाइज कर लो जो नोट्स आपने बनाया, और जिन पे प्रैक्टिस कर सकते हो तो वो एक्सरसाइज वगैरह रिवाइज करो। भाई कुछ बच्चों को बिल्कुल कुछ चैप्टर बिल्कुल ही खराब लगते होंगे, नहीं हो पा रहा है, तो नोट्स तो एटलीस्ट पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि बहुत ज़्यादा चांस होगा, जेई मेंस का मतलब लगभग 100% आपके नोट्स का ही क्वेश्चन होगा। आप बस कर पाए या ना कर पाए वो आपके ऊपर, एक एक कॉन्सेप्ट नोट्स से होगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप उसमें कितने क्वेश्चंस कर पा रहे हैं, वहां कितनी कैलकुलेशंस कर पा रहे हैं। रफ कर दें इसको। सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। इस तरीके का भी कॉन्सेप्ट लास्ट लेक्चर पे हम लोगों ने यूज कर रखा है। चलिए इसको सॉल्व करना है। पिछली बार कुछ शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन आ गए थे, परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी, इन दोनों चैप्टर को मिला के कहीं यूज हो गया, कहीं डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया। तो 3 क्वेश्चंस थे लगभग, किसी शिफ्ट में 3 थे, किसी शिफ्ट में 2 थे, तो 3 भी क्वेश्चंस आने के चांस होते हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी में। बहुत आसान आसान क्वेश्चन आए थे, बिल्कुल जैसे नोट्स वोट्स में क्वेश्चंस होते बिल्कुल वैसे ही थे। इस तरीके का क्वेश्चन लास्ट लेक्चर पे हम लोगों ने ट्रीट कर रखा है। इफ W इज प्योरली रियल, कैसा है, प्योरली रियल मतलब 2 बातें दिमाग में आएंगी, या तो इमेजिनरी पार्ट 0 या फिर Z इक्वल टू Z बार। यदि Z आपका प्योरली इमेजिनरी, यहां Z प्योरली इमेजिनरी नहीं, कौन, W वाला कैसा है, अरे कौन प्योरली सॉरी रियल, कौन प्योरली रियल है, अरे कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल दे रखा है, W वाला कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल दे रखा है। तो इसका मतलब जो प्योरली रियल होता है वो और अपने क्या कॉन्जुगेट के इक्वल होता है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर अपने कॉन्जुगेट के इक्वल होता है। यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर अपने कॉन्जुगेट वाले कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल होगा कि नहीं होगा,
ठीक है, तो अब हम लोग इसमें सीधे सीधे कंडीशन लगाते हैं कि भाई W तो आपका प्योरली रियल है, तो W की जगह क्या लिखा है, Z प्लस आयोटा, Z प्लस आयोटा अपॉन Z माइनस आयोटा, और ये आपका इधर आ जाएगा, इसका कॉन्जुगेट ले ले। तो जैसे ही कॉन्जुगेट लोगे तो Z पर क्या लग जाएगा, Z पे बार, और आयोटा की जगह माइनस आयोटा, Z पर बार लग गया और माइनस आयोटा की जगह प्लस आयोटा, ऐसा हो गया। अब इसको एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर दो, कुछ कट पिट रहा है क्या, अरे पेन तो चलाना ही चलाना है। मुझे पता चल गया यार प्योरली रियल है W, तो W इक्वल टू W बार, अब ये इतना लिख दिया, अब इसके आगे क्या करना है, नहीं आ रहा है तो पेन चला दिया, कुछ किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या कुछ कट रहा है, कैंसिल वैंसिल हो रहा है कुछ, कितना बन रहा है, आप देखें Z इंटू जेड बार एक तो बना, मुझे लिखना पड़ेगा, इसको इससे ये इसको इससे करोगे तो आयोटा Z हो जाएगा, इससे इसको इससे करोगे आयोटा Z बार हो जाएगा, इसको इससे करोगे -1, आयोटा इंटू आयोटा -1 हो जाएगा, इधर करें Z इंटू जेड बार हो जाएगा, इसको इससे करें माइनस आयोटा Z हो जाएगा, इसको इससे करें माइनस आयोटा Z बार हो जाएगा, माइनस आयोटा -1 हो जाएगा क्या, एक बार देख लो। अब इसमें कुछ कैंसिलेशन चल रहा है, ये इससे कट हो गया, ये इससे कट हो गया, और कुछ कट हो रहा है, ये उस साइड भेज दें, क्या 2 आयोटा Z हो जाएगा, ये इस साइड भेज दें, क्या माइनस का 2 आयोटा Z हो जाएगा, 2 आयोटा से 2 आयोटा, ये उधर भेज दें, Z बार होगा क्या, ये उस साइड भेज दें, तो Z प्लस Z बार इक्वल टू 0। आपको याद होगा यदि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में उसका कॉन्जुगेट ऐड कर दिया जाए और वो 0 हो जाए तो वो Z कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा हो जाएगा, कैसा, प्योरली इमेजिनरी। और यदि ये प्योरली इमेजिनरी हो गया तो ये किस एक्सिस पर होगा, वाई एक्सिस पर, या तो पॉजिटिव वाई एक्सिस या नेगेटिव वाई एक्सिस। बोलो भाई, अब ये कंफर्म नहीं पता कि वो पॉजिटिव वाई एक्सिस पर होगा या नेगेटिव। इसका मतलब जो आपका आर्गुमेंट निकल के आएगा दैट इज ±π/2, या तो आपका होगा इमेजिनरी एक्सिस पर होगा, बस ओरिजिन को छोड़ के, ओरिजिन को छोड़ के। यदि आपने ओरिजिन ले लिया ना Z को, फिर उसका आर्गुमेंट ही नहीं बता पाएंगे ना, तो वहां तो आर्गुमेंट निकालना ही नहीं है। और कुछ भी Z होगा तो कैसा होगा, प्योरली इमेजिनरी। किसी को डाउट है इसमें? तो इस तरीके का क्वेश्चन आप लोग कर सकते थे। एक और क्वेश्चन लेते हैं, नोट हो गया सभी का? क्या लगभग सेम प्रॉब्लम है? आप देखें लगभग सेम प्रॉब्लम आपका है। इसमें आपको ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है W, ये कैसा है, प्योरली इमेजिनरी। तो प्योरली इमेजिनरी में दो बातें दिमाग में आती हैं, या तो रियल पार्ट 0 हो जाए तो प्योरली इमेजिनरी, या फिर
यदि W प्योरली इमेजनरी है तो W में उसका कॉन्जुगेट ऐड कर दे तो उनका सम 0 हो जाएगा। ये दो बातें याद रखनी। एक बच्चे का आंसर 1 आ रहा है, किससे किससे आ रहा है? तो थोड़ा सा ये चैप्टर थोड़ा सा डिफिकल्ट है, अभी पूरा ज्योमेट्री वगैरह यूज होने लगेगा, बट हर एक चीज आपको आ जाएगी, बस मेहनत करके इसको देखना है, करने की कोशिश करना है आपको। कितना आ रहा है? √2। और कोई? सबसे पहले तो W आपने ये लिखा होगा, W कैसा है? प्योरली इमेजनरी। इसका मतलब W में यदि W का कॉन्जुगेट ऐड कर दें तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। इतनी बात तो सबको समझ में आ रही कि भाई प्योरली इमेजनरी में इनका सम 0 होता है और प्योरली रियल में इनका डिफरेंस 0 होता है। डिफरेंस 0 बोलते हैं या वो दोनों बराबर होते हैं। तो W आपके सामने नजर आ रहा है Z प्लस 4 आयोटा और अपॉन में Z माइनस Z प्लस 2 आयोटा। इसका कॉन्जुगेट लोगे तो Z बार माइनस 4 आयोटा और अपॉन में Z बार माइनस 2 आयोटा एंड दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब इसमें कुछ एलसीएम वगैरह ले लें। एलसीएम लोगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, Z इंटू जेड बार, क्या मॉड Z स्क्वायर लिख सकते हैं या फिर ऐसे लिखा रहने दें Z इंटू जेड बार, बाद में देख लेंगे क्या कैलकुलेशन बन रहा है। किसको? Z प्लस मतलब एक्स आप लोग मतलब उसमें पिछले वाले के जैसे -1 अब माइनस आयोटा प्लस आयोटा करके करना चाहते हैं। आंसर कितना आ रहा है? √2। पहले देख लेते हैं, इसे कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। इसमें बहुत ध्यान से दो, Z इंटू कितना हो गया? इधर इधर देखो बेटा, तुम लोग है ना उधर, वो इंजीनियरिंग चल रही है ना। Z को किससे किससे मल्टीप्लाई? Z बार से। इधर Z को -2 आयोटा से करोगे -2 आयोटा Z, इधर इससे करोगे तो कितना हो जाएगा? 4 आयोटा Z बार। ठीक है, कुछ बचेगा? प्लस का नहीं, इसका इससे किया, फिर इसका इससे किया, गड़बड़ हो गया कुछ? ठीक है, इसका इससे किया और प्लस प्लस का 8 आयोटा। ठीक है, प्लस का 8 केवल आएगा, प्लस का 8। फिर इसके आगे क्या करोगे? प्लस का इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, Z बार माइनस का 4 Z आयोटा, फिर 2 आयोटा Z बार और प्लस का 8 एंड दिस इज इक्वल टू 0। ये जो डिनोमिनेटर वाला है एलसीएम लेकर के उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। एक बार इसको ऐड करके देखो, कुछ क्या फैक्टर वगैरह कर सकते हो इसके? मैं हिंट दे रहा हूं, क्या इसके फैक्टर वगैरह कर सकते हैं? आप देखें, पेन चलाओ एक बार, क्या इसके फैक्टर वगैरह हो जाएंगे? Z माइनस 2 आयोटा एक फैक्टर आता है इसका। Z इंटू जेड बार, ये कितनी बार आ गया? 2Z इंटू जेड बार हो गया। और क्या बन सकता है? माइनस का 2 आयोटा Z और ये माइनस का 4 आयोटा Z, और कहीं है
माइनस का 6 आयोटा जेड हो गया, 4 आयोटा जेड बार और 2 आयोटा जेड बार, मतलब 6 आयोटा जेड बार हो गया। और कुछ बच रहा है, प्लस का 16 बच रहा है। तो प्लस का 16 क्या 2 से डिवाइड हो जाएगा सभी तरफ। यदि 2 से डिवाइड कर दें तो ये 2 गायब हो गया। इस जगह पर क्या बचेगा, इस जगह पर 3, और इस जगह पर क्या बचेगा, 8 बचेगा। ऐसा कुछ बनता हुआ दिख रहा है। इसमें कुछ कैंसिलेशन वगैरह नहीं हो पा रहा है, इसमें कुछ कैंसिल वेंसिल नहीं हो पा रहा है। जब कैंसिल वेंसिल नहीं हो पाता है तो हमारे दिमाग में आता है यार कहीं फैक्टर हो सकता है। जब कैंसिल वेंसिल ना हो तो दिमाग में क्या आएगा कि भाई कुछ फैक्टर वगैरह कुछ तो होगा कि सॉल्व हो, क्या फैक्टर्स किए जा सकते हैं। आप देखो इसमें मान लीजिए हम फैक्टर करना चालू करते, जबरदस्ती फैक्टर करते हैं, देखते करके देखते हैं जबरदस्ती। इन दोनों में कुछ कॉमन है, क्या कॉमन है, z। यदि z कॉमन लोगे तो इधर क्या बचा, z बार माइनस 3 आयोटा। तो इसमें भी क्या बचना चाहिए, z बार माइनस 3 आयोटा बचना चाहिए। तो z बार कब बचेगा, जब क्या कॉमन ले, 3 आयोटा। जबरदस्ती ले रहे भाई, देखा जाएगा। 3 आयोटा गया, क्या बचेगा, z बार। अब यहां से क्या भगाना है, 3 आयोटा। तो ये 8 लिखा हुआ है, 3 आयोटा से क्या कर दे, मल्टीप्लाई, और 3 आयोटा से क्या कर दें, डिवाइड। एक बार कैलकुलेशन देख लो, सही है। 9 तो नहीं आ रहा कहीं, यही सेम आ रहा है, 8 बन रहा है। यदि यहां पर मैं इसमें 1 इधर ऐड कर दूं, इधर क्या कर दूं, 1 ऐड कर दूं, 9 बना दूं, इधर भी 1 ऐड कर दूं, ठीक है। यदि माना कि यहां 9 है, ठीक है, तो 9 वाले को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 आयोटा इंटू माइनस 3 आयोटा। क्या ये 9 लिखा हुआ है, अरे बोलो भाई। यदि इस जगह पर 9 बना दें, मतलब इसको 1 दे दिया, इधर 1 देने पर 3 आयोटा बाहर गया, तो क्या बचेगा, माइनस का 3 आयोटा। यदि इधर 1 दिया है तो इस साइड भी हो गया ना फैक्टर। अब इसमें देखो बेटा, यदि इसमें हम लोग इसको कॉमन ले ले, z बार माइनस 3 आयोटा, z बार माइनस 3 आयोटा कॉमन ले, तो इस जगह पर क्या बचेगा, z, आगे क्या बचेगा, प्लस का 3 आयोटा, एंड दिस इज इक्वल टू कितना बचा, 1। आपको इसमें किसकी वैल्यू पूछी गई, इसके मैग्नीट्यूड की। और मैग्नीट्यूड क्या होता हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट। यदि इस साइड मॉड ले ले तो मॉड ऑफ z बार माइनस 3 आयोटा एंड इनटू में मॉड ऑफ z प्लस 3 आयोटा, एंड दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। आप एक चीज बताओ, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है, क्या इसका ये कॉन्जुगेट लिखा हुआ है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। तो ये दोनों इक्वल है तो आपस में मल्टीप्लाई करके स्क्वायर बन जाएगा। तो इसका मतलब यहां पर ये चीज क्या बन जाएगी, दिस इज इक्वल टू, ये आपका बन जाएगा मॉड ऑफ z प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू 1। तो ये बन जाएगा मॉड ऑफ z प्लस 3 आयोटा इक्वल टू 1। इस वाले क्वेश्चन से सीखने को मिल गया कुछ इस तरीके का। जब भी पिछले बार क्वेश्चन किया, लास्ट लेक्चर पे भी किया था, आज भी किया, कि हम लोग उसमें देखते थे कैंसिलेशन हो जाता था और जो निकालना होता था वो बच जाता था। लेकिन इस वाले प्रॉब्लम में देखें, जैसे ही हमने कंडीशन को अप्लाई किया और यहां कैंसिलेशन नहीं हो पाया, जब कैंसिल वैंसिल नहीं हो पाया, इसका मतलब कुछ ना कुछ बनेगा, तो हमें वहां कुछ फैक्टर्स करने होंगे। मुझे पता नहीं था कि इसके क्या फैक्टर्स होंगे, बट हम लोग करना स्टार्ट कर देते हैं। इन दोनों में कुछ कॉमन आया, जितना इसके अंदर बच रहा वैसा ही कुछ यहां बनाना है। और वैसा कब बन सकता था, जब इस 8 की जगह क्या होता, तो इधर 1 दे दिया और उस साइड भी 1, तो बिल्कुल सेम क्या फैक्टर्स बनने लगे। तो हमने जैसे ही फैक्टर किया तो ये आ गए, ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये उसका कॉन्जुगेट। मैग्नीट्यूड इस साइड भी लिया, 1 का मैग्नीट्यूड 1, ये दोनों सेम होंगे, अरे मैग्नीट्यूड सेम होंगे, इसलिए स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर आ गया। नोट करें इसको। इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं।
ये नहीं कि बस केवल आर्गुमेंट पढ़ लिया, अच्छा आर्गुमेंट निकालना आ गया। क्वेश्चन तो ये इस तरीके का है कि इस तरीके का आपको गिवन है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है। ऐसे कई क्वेश्चंस आए, आपके पीवाईक्यू उठा के देखोगे तो बुक्स वगैरह में तो एक ही दो गिवन होते हैं, लेकिन मैक्सिमम चांस ऐसे ही आने के क्वेश्चंस होते हैं। रफ करें इसको। तो इतना तो दिमाग सेट हो गया था, पूरा कैंसिलेशन ना हो तो क्या करना है, कुछ फैक्टर्स करने की कोशिश करनी है। चले इसको रफ करें, नोट करना अभी किसी को। चलिए इसके आगे हम लोग देखते हैं इसमें। एक बार पेन चलाओ, देखो क्या लिखा है, उसको पेन चला के कुछ लिखो, समझने की कोशिश करो उसको। जो भी मैंने आपको बार बार बोल रहा हूं कि जो ये चैप्टर्स मैं अब पढ़ा रहा हूं उनको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, बस बढ़िया से नोट्स बना लेना है। और लेकिन एक भी गोला मारा आपने तो फिर दूसरे दिन मत आना कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने को, फिर आएगा है नहीं। फिर सीधे नया चैप्टर जब स्टार्ट हो, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, तब पढ़ना आके। आगे जो टेस्ट होने वाला उसमें क्या क्या आ रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर और लॉगरिथमिक। लॉग वाला बढ़ा दिया मैंने आपका एक चैप्टर, तो उसको रिवाइज कर ले। क्यों लॉग दे रहे हैं, जेई एडवांस में लगातार 2-3 साल से आ रहा है और मेंस में भी अब आ सकता है। जब जेई एडवांस में आ रहा है तो उसको एक बार रिवाइज कर लेना, छोटा सा टॉपिक है। उसके पीवाईक्यूज देख लेने हैं। यदि किसी ने नहीं पढ़ा मेरे से लेक्चर ले ले, उसको पढ़ ले आराम से। बात है नहीं बेटा, किसी को अभी लॉजिक समझ में आ रहा है? क्या दे रखा है, जेड कैसा नंबर है, नॉन रियल का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर में मतलब उसमें इमेजनरी तो होगा ही होगा, ठीक है। तो z नॉन रियल है, रियल नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में है, मतलब आयोटा वाला टर्म होगा ही होगा। और इसके बारे में कुछ दे रखा है, ये कैसा नंबर है, ये नंबर बोल रखा है इन्होंने, ये नंबर तो रियल है। कैसे पता है, बिलोंग्स टू रियल। z रियल नहीं है, z a प्लस आयोटा b के फॉर्म में है, या x प्लस आयोटा y के फॉर्म में, चाहे a प्लस आयोटा b मान लीजिए या x प्लस आयोटा y। z कुछ इस फॉर्म में है बट ये नंबर रियल है, तो आपको मॉड z इंटू 7 बताना है। मॉड z इंटू 7 की वैल्यू क्या होगी, मॉड z इंटू 7 की वैल्यू बतानी है। तो आज अभी कुछ नई कोई हेडिंग नहीं पढ़ाई, लास्ट वाली जो लास्ट लेक्चर पे हेडिंग पढ़ाई थी उसी का प्रैक्टिस करा रहा हूं। थोड़ा सा हिंट देता हूं, जैसे मैं ये लिख दूं यार एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, फिर नीचे लिख दूं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ऐसा लिख दूं। अच्छा कुछ बच्चे तो ऐसे कर सकते हैं कि ये रियल है, तो रियल का मतलब जैसे ये अल्फा मान लिया, अल्फा रियल है तो अल्फा इक्वल टू अल्फा बार, ऐसा भी हो जाएगा। थोड़ी कैलकुलेशन बस लेंदी हो जाएगी। क्या हो जाएगी कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर को इसके कॉन्जुगेट के बराबर किया, फिर क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई किया, कुछ कैंसिल वैंसिल होगा और लास्ट में कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा, बट थोड़ा सा लेंदी जाएगा। लेकिन इस तरीके का लिखा, क्या इसको हम डिवाइड कर सकते हैं?
एक बार इसको डिवाइड करके दो कितना बन रहा है, कुछ कोसेंट आएगा, कुछ रिमाइंडर आएगा, और कुछ जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो दिख रहा होगा। एक बार इसको डिवाइड करके देखो, मतलब इस वाले को ऐसा कुछ मान लो ये x लिखा हुआ है, z को कुछ दिमाग में x के जैसा सेट कर लो और उसको डिवाइड करने की कोशिश करो अलजेब्रा के जैसा। तो कैलकुलेशन आप ही को करना है। कॉन्सेप्ट तो यही हो सकता है कि भाई ये कॉम्प्लेक्स नंबर रियल है, इससे ज्यादा तो कुछ पढ़ाना नहीं। कितना? 7। आंसर इज 7। हाँ ठीक है। कैसे किया बेटा? z इक्वल टू जेड बार, कैलकुलेशन हो गया पूरा, दिखाना। कैंसिलेशन हो रहा होगा, ठीक है। ये 7 बन रहा है, क्या बन रहा है? अच्छा 1 बन रहा है, 1 इंटू 7, ठीक है, सही है। तो एक बच्चे ने यही किया कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर रियल, तो इसने बोला कि ये अल्फा कॉम्प्लेक्स नंबर है, दिस इज इक्वल टू इसका कॉन्जुगेट। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ कैंसिल वैंसिल हो गया, फिर उसने फैक्टर करना पड़ा, उसको फैक्टर भी करना पड़ा। एक फैक्टर कुछ बना, एक फैक्टर क्या बना बेटा? z माइनस जेड बार, z माइनस जेड बार। दूसरा फैक्टर मॉड z, 1 माइनस मॉड z स्क्वायर, 1 माइनस मॉड z स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। ये बन गया। z कॉन्जुगेट के बराबर हो नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि लिखा हुआ है कि z कैसा है? नॉन रियल है, और यदि ये बराबर होगा तो वो तो रियल हो जाएगा, गलत हो जाएगा, मतलब ये 0 हो नहीं सकता, मतलब इसको 0 होना पड़ेगा। यदि इसको 0 कर दिया तो मॉड ऑफ z स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा, मतलब मॉड ऑफ z की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। 1 इंटू 7 कितना आ जाएगा? 7। ठीक है, तो इधर से मैंने आपको एक इधर कैलकुलेशन बहुत बार किया हुआ है, आपसे ये कैलकुलेशन हो जाना चाहिए, और नहीं हो रहा तो एक जो मैंने दूसरा कैलकुलेशन बताया उसमें थोड़ा आसान है, एक बार करके देखो। आप इसको डिवाइड करें, डिवाइड करने पर कोसेंट कितना आ रहा है? 1 प्लस, आपका लिखा है 1 प्लस जेड प्लस जेड स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस जेड प्लस जेड स्क्वायर। आपने इसको डिवाइड किया, क्या 1 आएगा कोसेंट? रिमाइंडर 2 प्लस का कि माइनस का? प्लस का 2z। डिवाइड किससे कर रहे थे? जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस 1 से डिवाइड मार रहे थे। इसमें किसी को डाउट है? हमने थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लिया। अब इसके बाद देखना, बहुत ध्यान से देखना, इसको हम क्या ऐसा भी लिख सकते हैं 1 प्लस इस जेड को उठा करके नीचे भेज दे, और जैसे ही नीचे भेजोगे ऊपर क्या बनेगा? 2। अरे ये जेड उठाया नीचे भेज दिया, जेड स्क्वायर अपॉन जेड क्या बचा? जेड। यहां पर क्या बचेगा? -1 बाद में लिख देंगे, ये क्या बचेगा? 1 बाई जेड, और ये आपका क्या यहां पर -1 बन रहा है? कैलकुलेशन देख लो, इस जेड को उठा करके नीचे भेजा तो इस जगह जेड बचेगा, इस जगह 1 बाई जेड हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। इसको हमें कैसा नंबर बनाना है? अरे कैसा नंबर बनाना है? अरे ये जो है ये कैसा नंबर है? रियल है। अब ये रियल कैसे बनेगा? दो, ये 1 तो रियल है, इससे कोई दिक्कत, ये रियल है कि नहीं? ये 2 भी कैसा है? यहां भी रियल है, मतलब इतने पोर्शन को क्या करना पड़ेगा? रियल। मतलब इतने बड़े कॉम्प्लेक्स नंबर को हम रियल ना सोच करके हम केवल किसको सोच दें कि z प्लस 1 बाई जेड यदि आपका रियल हो जाए, कैसा हो जाए? रियल। यदि ये रियल हो गया तो 1 रियल, 2 रियल, ये रियल, ये भी रियल, पूरा पूरा क्या हो जाएगा? रियल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसका मतलब इसमें यदि इसको रियल माना है तो इसका दिस इज इक्वल टू इसका बार लिखना पड़ रहा था, उससे बेटर है इसको रियल मान करके छोटा कैलकुलेशन होगा। इसका मतलब यदि ये कॉम्प्लेक्स नंबर रियल है तो हम लोग क्या लिखेंगे? ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर आपका लिखा हुआ है दिस इज इक्वल टू इसका कॉन्जुगेट,
दिस इज इक्वल टू इसका कॉन्जुगेट करोगे क्या ये बन के आ जाएगा? अरे ये रियल है तो दिस इज इक्वल टू इसका कॉन्जुगेट। उधर से कैलकुलेशन ज्यादा बड़ी है। यदि मैं इसको सिंप्लीफाई करूं और इसको रियल बनाना है तो इतने पोर्शन, ये पोर्शन रियल हो जाए तो पूरा का पूरा रियल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इतना पोर्शन रियल कब होगा? यदि ये कॉम्प्लेक्स नंबर रियल तभी होगा जब ये कॉम्प्लेक्स नंबर अपने कॉन्जुगेट के बराबर हो। तो अभी z को उधर भेजा तो z माइनस जेड बार, इस 1 बाई जेड को इधर भेज दिया 1 अपॉन जेड बार माइनस 1 बाई जेड, ऐसा हो जाएगा क्या? अभी इधर z माइनस जेड बार लिखा हुआ है, इस साइड क्या z इंटू जेड बार एज अ एलसीएम आ जाएगा। ये इधर जाएगा क्या z माइनस जेड बार हो जाएगा। क्या ये मॉड z का स्क्वायर है? आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, इसको उठा के उधर फेंक दें, z माइनस जेड बार पहले से लिखा उधर, ये जब उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा z माइनस जेड बार, और अपॉन में मॉड z का क्या होल स्क्वायर लिखा हुआ है, एंड दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? दिस इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अरे ये पूरा का पूरा टर्म उठा के उस साइड लेके गए, z इंटू जेड बार इक्वल टू मॉड z का स्क्वायर। क्या इसमें z माइनस जेड बार कॉमन है? क्या z माइनस जेड बार कॉमन है? z माइनस जेड बार यहां से कॉमन गया, इस जगह पर क्या बचा 1, इस जगह पर माइनस 1 अपॉन मॉड ऑफ z स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू 0। क्या ये 0 हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि z और z बार कभी इक्वल क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि ये नॉन रियल है, रियल होता तो इक्वल होता है। इसका मतलब इसको 0 होना तो 1 माइनस 1 अपॉन मॉड z बार का स्क्वायर इक्वल टू 0। इसका मतलब यहां से मॉड z इक्वल टू कितना आ गया? क्या ये ज्यादा आसान कैलकुलेशन है? उसमें क्या करना पड़ेगा, यदि इसको अल्फा माना, इसके कॉन्जुगेट के बराबर करोगे कट पिट होगा, फिर फैक्टर करने पड़ेंगे। जैसे हमने पिछले वाले में जबरदस्ती फैक्टर किया था, वैसे इसमें जबरदस्ती फैक्टर करना पड़ेगा, वो थोड़ा दिक्कत भरा हो सकता है। यहां पर कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, डायरेक्ट सिंप्लीफाई हो गया। नोट कर ले इसको। किसी को डाउट हो तो डिस्कस कर सकते हैं। आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, जो रियल है उसको उसके कॉन्जुगेट के बराबर करें, क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई, कट किया, फैक्टर किया, आ गया। जो पिछला वाला मैंने लास्ट रिजल्ट लिख दिया था फैक्टर फॉर्म, ये ज्यादा आसान है क्योंकि ये रियल है तो केवल इतना पोर्शन ये रियल हो जाए, z प्लस 1 बाय जेड, ये रियल हो गया तो टोटल रियल हो जाएगा, तो इसको रियल बना लिया। तो इस तरीके का, अब मतलब इस वाले प्रॉब्लम से क्या सीखा? इस प्रॉब्लम से क्या सीखा? जब बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ हो और रियल बोला जाए तो कुछ रियल रियल नंबर अलग अलग कर लेते हैं, जैसे 1 अलग 2 अलग, जितना छोटा कॉम्प्लेक्स नंबर हो सके बचा के उसको रियल बना दीजिए। वहां से कैलकुलेशन क्या हो जाएगी? आसान कैलकुलेशन हो जाएगी। ये दिमाग में आपको सेट कर लेना। इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं कि खतरनाक कॉम्प्लेक्स नंबर देते हैं, रियल बोल देते हैं, बट हम उसको क्या कर देते हैं, उसको छोटा करते हुए कुछ छोटे सी जगह पर जेड वगैरह लेके आ जाते हैं और बोल देते हैं ये रियल हो जाना चाहिए। रफ करें इसको। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए इसको सिंप्लीफाई करें।
लास्ट लेक्चर पे जो लास्ट क्वेश्चन कराया था कल, उस क्वेश्चन को देखो और इस क्वेश्चन को देखो। कुछ आर्गुमेंट वगैरह लिखवाया था, खतरनाक कॉम्प्लेक्स नंबर लिख दिया था, फिर बोला था पॉजिटिव नंबर हटा दो, मल्टीप्लाई कर दो, ऐसा कुछ था। लास्ट क्वेश्चन जो कराया था उसको और इसको देख करके आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। या फिर और कुछ भी सोच सकते हैं। मेरे दिमाग में तो एक और चीज आ रही, वो ज्यादा आसान है, क्योंकि इसमें तो फिर वो कितने आर्गुमेंट जोड़ने पड़ जाएंगे tan इनवर्स के टर्म में, तो बहुत जोड़ना पड़ जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। तीन चार होते तो चल जाता है। और कोई बच्चा, किसी से हो रहा है? इस कॉम्प्लेक्स, पहले तो ये बताओ, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या फाइंड करना है? क्या? प्रिंसिपल आर्गुमेंट लिखा हुआ है। प्रिंसिपल मतलब वैल्यू माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में थीटा की होनी चाहिए। नहीं आ रही है तो 2n पाई जोड़ देंगे, आ जाएगी। क्या बेटा? नीचे से माइनस आई हम लोग क्या ले लें? एक मिनट, एक एक लोगों से हम लोग कर लेते हैं, ठीक है? क्या जा रहा है, थोड़ा आराम से। हाँ तुम बताओ क्या कर रहे हो? आयोटा की पावर n आप बोल रहे हैं? हाँ, क्या बात है, दो क्लास 11th का बच्चा है। हाँ आप भी वही बोल रही हैं, ये 12th पास आउट बच्ची है ना, मतलब ठीक इक्वल हो गया वो। अरे वाह, क्या n पे डिपेंड कर जाएगा? अब पेन नहीं चला रहा है। हाँ, पेन नहीं चला रहा, देखो उसके नोटबुक में देखो, पेन चलाया क्या उसने? चलाया तुमने? अभी तक तो नहीं चलाया। सॉल्व हो गया। तो इसका मतलब कितना आ जाएगा? n पे डिपेंड करेगा तो आएगा कितना? n क्या क्या हो सकता है? हम्म n पे डिपेंड करेगा, बिल्कुल आपकी बात। आधों को समझ नहीं आ रहा, पहले दिखाते हैं क्या ये है ना, डायरेक्ट समझ में नहीं आएगा। इधर समझो, एक बच्चे ने डायरेक्ट लिख दिया, पेन इन नहीं चलाया। दो समझो, एक बच्चे ने कहा सर नीचे से आयोटा कॉमन ले लो, बात वही बनी, या ऊपर से आयोटा कॉमन ले लो, बात वही है। तो हर फैक्टर से हम लोग आयोटा कॉमन लेते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है, इससे मैं आयोटा बाहर लेता हूं। अच्छा बताना, यदि ये आयोटा बाहर गया तो इस जगह पर क्या बचेगा? 1। अरे बोलो। और इस जगह से 1 लिखा है ना, तो 1 को क्या हम लोग ऐसा कुछ सोच सकते हैं, 1 का मतलब है जहां 1 लिखा वहां माइनस का आयोटा स्क्वायर सोच सकते हैं। अरे 1 का मतलब क्या है? माइनस आयोटा स्क्वायर सोच सकते हैं। तो अब जैसे ही ये 1 लिखा, मतलब यहां माइनस आयोटा स्क्वायर लिखा, इससे आयोटा गया तो माइनस का आयोटा बचेगा। मतलब एक आयोटा बाहर चला गया, वो अभी ले लिया, अभी लिखा नहीं है। इससे आयोटा बाहर ले लो, तो जैसे आयोटा बाहर लोगे ये 2 बचेगा, और ये कितना? माइनस आयोटा बचेगा। इससे आयोटा बाहर ले लीजिए, कितना बचेगा? 3 माइनस आयोटा बचेगा, डैश डैश डैश। इससे आयोटा बाहर ले लीजिए, इस पूरे फैक्टर से क्या बचेगा? n माइनस आयोटा बचेगा। कुछ तो कॉमन ही नहीं ले पा रहे होंगे, किसी को डाउट है कॉमन लेने में? पक्का? अच्छा, कितने आयोटा बाहर आए? कितने? n। तो जब आयोटा n बार मल्टीप्लाई हुआ तो आयोटा की पावर n। अब नीचे लिखा क्या? नीचे 1 माइनस आयोटा, और क्या लिखा है? 2 माइनस आयोटा, और क्या लिखा है? 3 माइनस आयोटा, डैश डैश n माइनस आयोटा। हाँ मल्टीपल चॉइस है ये, सब में स्टार बने देखो, है ना? तो ये कट गए, ये कट गए, कट गए, कट गए, सब कट गए, सब कट गए। क्या बचा? आयोटा की पावर n। जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है ये एक्चुअल में क्या? आयोटा की पावर n। अब n के बारे में कुछ दे रखा है, n बिलोंग्स टू, n नेचुरल नंबर है तो 1 दे दो इसमें। यदि 1 दोगे तो ये आयोटा बनेगा। आयोटा क्या प्लस y एक्सिस पर रिप्रेजेंट होता है? अरे 1 देने पर आयोटा का मतलब क्या? ये बना कॉम्प्लेक्स नंबर,
इसका मतलब इसका आर्गुमेंट क्या हो जाएगा, पाई बाई 2। ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। अरे एन तो कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो चुका है। इसके बाद यार एन की जगह 2 दे दीजिए। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 क्या नेगेटिव एक्स एक्सिस पर चला जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा, पाई। पाई है, ये वाला ऑप्शन सही हो गया। 3 दे दीजिए, माइनस का आयोटा कहां नेगेटिव वाई एक्सिस पर गया, मतलब कितना हो जाएगा, -π/2 हो जाएगा। और 4 दे दीजिए तो ये क्या बनेगा, 1। 1 कहां रिप्रेजेंट होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर, तो कितना हो जाएगा, 0। सारे करेक्ट हो गए। ये हो गया। तुम लोग पेन चला लो, लिख लो भाई, पेन चलाओ आराम से। अभी यदि किसी को दिक्कत हो कॉमन लेने में कि सर ये आयोटा कॉमन गया बट समझ में नहीं आया कि कैसे कॉमन हो गया, तो पूछ सकते हो। आप चाहे ऊपर से कॉमन ले ले या नीचे से, बात बराबर बन रहा है। एक बच्चे ने कहा सर आयोटा की पावर इन ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे आयोटा मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, वही बन गया। शायद ऐसे कर लो, सोच लो, बनेगा वही। नीचे इसमें आयोटा मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर वाला फैक्टर बन जा रहा है कि नहीं, ऐसे भी सोच सकते। नोट हो गया। रफ करें इसको। किसी को नोट करना क्या अभी, ये नहीं कर सकते अभी आप, 1 मिनट कर सकते हैं क्या, कर सकते हो आप, कर लो, करो भाई। इसको सॉल्व कर सकते हैं आप। बिल्कुल लगभग सेम एज इट इज इसी तरीके के क्वेश्चन आए हैं जेई में, जैसा ये लिखा हुआ है, बस डिजिट चेंज है, वहां डिजिट चेंज होगा, डिजिट वगैरह चेंज है, लगभग सेम वैसे ऐसे ही क्वेश्चन आया जेई में। एक बच्चे से हो गया, और कोई, नाइन्टी सिक्स, स्टार तो 48 पे लिखा है, 48 पे स्टार लगा हुआ है।
और किससे किससे हो गया? दो, दो बच्चों से हो गया। और कैसे किया बताओ? तो ये क्लास 11th का बच्चा देखो, अभी वो था, अब ये हारा है ना। एक से एक सब है। लेकिन होता क्या है कि जब ये क्लास 11th में खूब मेहनत करते हैं, खूब पढ़ाई करते हैं। हाँ देखो, है ना, क्लास, वही वही मैं बता रहा हूँ। क्लास 11th में बच्चे बहुत मेहनत करते, बहुत मेहनत करते, फिर जैसे क्लास एंड में आते क्लास 11th के, तो थोड़ा बहुत उनको चकाचौंध दिखने लगता है। फिर उसके बाद 12th में पहुंचते तो वो सोचते मैं तो राजा हूँ, मुझे तो बहुत आता है, मैंने क्लास 11th में बहुत कुछ आता था। फिर जैसे 12th में पहुंचे तो और ज़्यादा चकाचौंध में बस जाते हैं, फिर, है ना। फिर क्या हो जाते हैं? फिर चौपट हो जाता है ना। या कभी कभी क्या हो जाता है, ओवर, तो वो नोट्स नहीं बनाते हैं, पेन नहीं चलाते हैं, और सब मामला डिस्टर्ब हो जाता है। इसीलिए ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना। मेहनत जैसे कर रहे हैं ना, स्टार्टिंग से बिल्कुल वैसे वैसे मेहनत करते जाना है। यानी दिन में सो जाना, दिन में सोना नहीं है। आप अपना प्रॉपर एक टाइम टेबल बना लो, भाई इस समय सोना है, इस समय जगना है, इस समय ये करना है, ठीक है। एक टाइम टेबल होना चाहिए। चलो भाई, एक बच्चे ने बोला कि इसकी वैल्यू निकालनी सर। किसकी वैल्यू? मॉड के अंदर 4z2 z3 प्लस 9z3 z1 16 z1 z2, क्या ये लिखा हुआ है? अब एक बच्चे ने बोला सर 4 आपको दिख रहा है, 4 नजर आ रहा है, 4 की जगह क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? मॉड z1 का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं, मॉड z1 का स्क्वायर, तो ये हो गया z2 z3। 9 को क्या लिख सकते हैं? मॉड z2 का स्क्वायर, z3 z1। 16 को क्या लिख सकते हैं? मॉड z3 का स्क्वायर, z1 z2। ये अभी कोई चेंज हुआ? बस हमने केवल 4 का मतलब मॉड z1 का स्क्वायर, 9 का मतलब मॉड z2 का स्क्वायर, 16 मतलब मॉड z3 का स्क्वायर, बस पटक दिया। अच्छा, मॉड ऑफ z स्क्वायर क्या होता है? z इंटू जेड बार होता है। क्या ये z1 इंटू जेड1 बार लिखा है? बेटा बातें नहीं। क्या z1 इंटू जेड1 बार लिखा है? ये z2 इंटू जेड2 बार है, ये z3 इंटू जेड3 बार है। क्या सभी टर्म्स में कुछ कॉमन दिख रहा है? क्या कॉमन दिख रहा है? सभी टर्म्स में आपका z1 z2 z3 कॉमन दिख रहा है। z1 z2 और z3 कॉमन दिख रहा है। यहां से z1 z2 और z3 गया तो क्या बचा? z1 बार। अच्छा, यहां से z2 z3 z1 गया, क्या बचा? z2 बार। यहां पर z1 z2 z3 गया, क्या बचा? z3 बार। क्या ऐसा कुछ बच रहा है? और जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या हो जाता है? डिस्ट्रीब्यूट। ये सब मल्टीप्लीकेशन में दिख रहे हैं, तो मॉड ऑफ z1 अलग हो गया, मॉड ऑफ z2 अलग हो गया, मॉड ऑफ z3 अलग हो गया, और ये मॉड ऑफ z1 का कॉन्जुगेट प्लस z2 का कॉन्जुगेट प्लस z3 का कॉन्जुगेट अलग हो गया। क्या कॉन्जुगेट डिस्ट्रीब्यूटिव हो सकता है? तो इसको कलेक्ट भी कर सकते हैं एक जगह। और वी नो दैट z का जो मॉड होता है वही उसके कॉन्जुगेट का मॉड होता है। मॉड ऑफ z1 कितना गिवन है? 2। मॉड ऑफ z2 कितना गिवन? 3। मॉड ऑफ z3 कितना गिवन? 4। z1 प्लस z2 प्लस z3 का मॉड बोले या उसके कॉन्जुगेट का बात बराबर है, तो इसकी जगह हम इसका मैग्नीट्यूड लिख दें कितना? 2। आंसर इज 48। ये आंसर आ जाएगा। और इस तरीके का क्वेश्चन आपका जेई में पूछा गया कई बार, तो उसमें बस डिजिट वगैरह थोड़ा सा चेंज है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, जेई का है, ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है जो देने जा रहा हूं। इफ ये पीवाईक्यू, इफ मॉड ऑफ z1 इक्वल टू मॉड ऑफ z2 इक्वल टू मॉड ऑफ z3 इक्वल टू मॉड ऑफ z1 प्लस z2 प्लस z3 इक्वल टू 1 और इसके बाद देन फाइंड मॉड ऑफ 1 अपॉन z1
प्लस 1/Z2 प्लस 1/Z3, ये मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। चलिए ये कैलकुलेट करें इसको। आंसर इज 1। ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है, और देखो जिस बच्चे ने 1 आंसर किया वो पेन नहीं चलाया उसने। किसको किसको आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, बहुत सारे बच्चों को आ रहा है। गुड, कई सारे बच्चों से ये हो रहा है। कई सारे बच्चों से 1 आ रहा है। अच्छा, ये जो मॉड ऑफ Z1 दे रखा, कितना दे रखा है? मॉड ऑफ Z1 का मैग्नीट्यूड 1 है, और ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता वो यूनिमॉडुलर। और यूनिमॉडुलर के केस में क्या लिख सकते हैं? 1/Z को Z बार, अरे 1/Z को Z बार, आप देखें उसमें लिखवाया होगा। तो आप देखें इसकी वैल्यू निकाली थी, तो 1/Z1 को Z1 बार। क्या Z2 भी यूनिमॉडुलर है? Z2 भी यूनिमॉडुलर, तो इसको क्या लिखेंगे? Z2 बार। क्या Z3 भी यूनिमॉडुलर है? इसका मैग्नीट्यूड भी 1 है, इसका मतलब 1/Z3 को क्या लिखेंगे? Z3 बार। क्या ये बात समझ में आई? अब ये बार को क्या कर दें? कलेक्ट कर ले। इसका मतलब बार का मैग्नीट्यूड निकालें या उस कॉम्प्लेक्स नंबर का। इसका Z1 Z2 Z3 वाले का भी मैग्नीट्यूड कितना? 1। तो इसके कॉन्जुगेट वाले का भी मैग्नीट्यूड 1। ये आपका आंसर कितना आ गया? 1। तो अभी हम लोगों ने जो प्रैक्टिस की है वो किसकी प्रैक्टिस की है? कुछ मैग्नीट्यूड था, कहीं पर रियल पार्ट था, कहीं पर इमेजिनरी पार्ट था, और कहीं पर क्या था? आर्गुमेंट वगैरह। जनरली हम लोग देखें जेई मेंस में जो प्रॉब्लम्स आते हैं, ये रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, आर्गुमेंट, मैग्नीट्यूड, पोलर फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म एंड क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, nth रूट ऑफ यूनिटी, इसके बाहर नहीं जाता है। और थोड़ा ज्योमेट्री वगैरह के सर्कल के क्वेश्चंस, ज्योमेट्री वगैरह के सर्कल, या थोड़ा बहुत और स्ट्रेट लाइन में भी जा सकते हैं, हल्की फुल्की ज्योमेट्री, इतनी केवल हेडिंग्स आपकी होती हैं जेई मेंस के लिए। इसके अलावा कॉम्प्लेक्स नंबर में रोटेशन वगैरह भी इसमें आ जाता है, और बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। तो अभी ये है, इससे ज्यादातर 70% चांस आने का होता है। मैग्नीट्यूड, आर्गुमेंट और ये जो भी होता है, ये 70% इससे चांस है, 30% ज्योमेट्री से आने के चांस है। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट था जो अभी तक पढ़ाया है। अभी इसके आगे हेडिंग और डालिएगा, सभी लोग हेडिंग डालें, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सभी लोग हेडिंग डालें, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से समझना है। जैसे कि हम बोले कि 4 का स्क्वायर रूट बताओ, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 आएगा, केवल 2, -2 नहीं आएगा। बोलो भाई, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना आएगा? क्या आएगा? मॉड एक्स आएगा। क्या आएगा? फिर वो एक्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो एक्स कैसा है, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड कर जाएगा। मतलब कभी भी स्क्वायर रूट लेने पर आपका नेगेटिव नहीं आता है। लेकिन भाई हम लोग किसका स्क्वायर रूट लेने वाले हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर में तो नेगेटिव आएगा ही आएगा, कुछ भी हो सकता है भाई। इमेजिनरी हम लोग देखें, रियल नंबर्स का यदि हम लोग मैग्नीट्यूड सॉरी स्क्वायर रूट देखें तो वो कभी नेगेटिव, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उनके स्क्वायर रूट नेगेटिव भी आ सकते हैं, पॉजिटिव, और कॉम्प्लेक्स नंबर भी फॉर्म में आ सकते हैं, कैसे भी। अच्छा, क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है? ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। कौन सा वाला कॉम्प्लेक्स नंबर? प्योरली रियल वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है। अच्छा, ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा है? प्योरली इमेजिनरी। ये क्या कॉम्प्लेक्स नंबर है? कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा कैसा वाला?
हम्म, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। आप ना तो इसको प्योरली रियल बोलेंगे और ना ही प्योरली इमेजिनरी बोलेंगे। क्यों? प्योरली रियल क्या बोलता है? क्या हो जाए? इमेजिनरी पार्ट जीरो, कंडीशन फुलफिल कर रहा है। और प्योरली इमेजिनरी क्या बोलता है? रियल पार्ट जीरो। बोलो भाई, कंडीशन सब फॉलो हो रही हैं, लेकिन ये ना तो इसको प्योरली रियल बोलते हैं और ना ही प्योरली इमेजिनरी बोलते हैं। ठीक है, ये याद रखना है इसको। चलिए हम लोग इस पे आते हैं, बहुत ध्यान से देखना बेटा। स्क्वायर रूट निकालना कॉम्प्लेक्स नंबर का। माना कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा वाई, इसका क्या फाइंड करना है? इसका क्या फाइंड करना है? स्क्वायर रूट। अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर का अंडर रूट निकालोगे तो आंसर भी कॉम्प्लेक्स नंबर में आएगा। माना कि इसका स्क्वायर रूट क्या आ गया? a प्लस आयोटा भी आ गया। इसका जो स्क्वायर रूट आया वो a प्लस आयोटा बी। अब हमें करना क्या पड़ेगा? यदि इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो हमें a और b की वैल्यू पता होनी चाहिए। जो a की वैल्यू होगी वो यहां रख देंगे, जो b की वैल्यू होगी वो यहां रख देंगे, और ये इसका स्क्वायर रूट निकल के आ जाएगा। अब ये a और b की वैल्यू कैसे पता चलेंगी? ये कॉम्प्लेक्स नंबर पता होगा। अरे इसी का तो स्क्वायर रूट निकाल रहे, तो हम लोग क्या करेंगे? माना कि इसका स्क्वायर रूट क्या है, और फिर क्या कर देंगे? दोनों तरफ स्क्वायरिंग, फिर दोनों तरफ क्या बना देंगे? इक्वेशन। इधर भी कॉम्प्लेक्स नंबर, उधर भी कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल पार्ट किसके इक्वल? रियल के। इमेजिनरी पार्ट किसके इक्वल? इमेजिनरी के। उससे हमें a और b की वैल्यू मिलेंगी। किनके टर्म में मिलेंगे? x और y। ये जो गिवन, जैसे यहां 3 लिखा होगा, ये 4, तो 3 4 के कॉम्बिनेशन से जो भी आ जाए, तो ये कुछ इस तरीके का आएगा a और b। क्या आप लोग इसको स्क्वायर करके इक्वेशंस बना करके कुछ a और b निकाल सकते हैं? एक बार पेन चलो, एक बार इसको स्क्वायर करो, दो क्या इक्वेशन बन रहा है। जिनको नहीं करना आता वो देख लो भाई। स्क्वायर करोगे तो इधर ऐसा आ जाएगा, इधर स्क्वायर करने पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस का 2ab आयोटा आ जाएगा। देखो ये स्क्वायर करने पर क्या इतना आ रहा है? बोथ साइड स्क्वायर करें। यदि इसमें किसी को डाउट है तो डिस्कस करें। डाउट है क्या? इतना स्क्वायर करने पर आ रहा है। अब दोनों तरफ कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया, तो इधर रियल पार्ट कितना दिख रहा है? ए स्क्वायर माइनस, इस साइड रियल पार्ट कितना है? x। इधर इमेजिनरी पार्ट कितना है? 2ab। तो इस साइड इमेजिनरी पार्ट कितना है? y। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? किसकी वैल्यू? a और b की। किसके टर्म में चाहिए? x और y। तो आपके पास दो इक्वेशंस हैं, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके, ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकेंड इक्वेशन, इन दोनों को सॉल्व करके a और b की वैल्यू x और y में, y के टर्म में बनानी है। a और b की वैल्यू x और y के टर्म में। थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं जिनसे नहीं हो पा रहा है। एक काम करें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकाल लें। यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, दोनों को ऐड कर दोगे, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा, ए की वैल्यू आ जाएगी। आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालने की कोशिश करें फर्स्ट और सेकेंड की इक्वेशन से। जैसे हम आपसे बोले यार एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, तो इसको क्या लिख सकते हैं? x माइनस वाई का स्क्वायर प्लस का 4xy लिख सकते हैं क्या? ये होता है। जहां x है उसकी जगह a स्क्वायर रखा, जहां y है उसकी जगह b स्क्वायर रखा, तो इधर बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस का 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। क्या ऐसा बन जाएगा? तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू एक्स का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। क्या 2ab की वैल्यू पता है, 2ab की वैल्यू y, तो ये 2ab का स्क्वायर है, क्या ये y स्क्वायर हो जाएगा। इस साइड क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या इस साइड अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। क्या ये मैग्नीट्यूड ऑफ z लिखा हुआ है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका स्क्वायर रूट निकालना, क्या उसका मॉड लिखा हुआ है। बोलो भाई, इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछो। एनीवन, किसी को डाउट है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका मॉड ऑफ जेड के इक्वल हो गया, ये तीसरी इक्वेशन हो गई। हम लोग क्या करने वाले हैं, ऐड करने वाले हैं फर्स्ट इक्वेशन को एंड थर्ड इक्वेशन को। यदि ऐड करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अरे बोलो भाई 2a स्क्वायर, इनको ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, मॉड z प्लस एक्स बनेगा। इस 2 को इधर डिवाइड कर देंगे तो a स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मॉड z प्लस एक्स बाय 2 हो जाएगी। फिर इसमें क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे तो a की वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ मॉड z प्लस एक्स बाई 2, क्या ऐसा बन जाएगा a। इतना नोट करके देखो, अभी b निकालो, कैलकुलेशन करके देख लो अच्छे से। हो रहा है, गुड। छुट्टी हो गई क्या, स्कूल में बेल नहीं बज जाती थी, टिन टिन। चलिए अब इसमें ये इधर वाला रफ कर दें इसको। इसके आगे यदि इसमें देखें तो अभी जो फर्स्ट और थर्ड इनको आपस में क्या कर दें, अभी ऐड किया था, अभी क्या करें, थर्ड वाले से सेकंड वाले को, थर्ड वाले से फर्स्ट वाले को। तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर गया, बी स्क्वायर से माइनस बी स्क्वायर जाएगा तो क्या बचेगा, 2b स्क्वायर। इससे ये जाएगा तो क्या बचेगा, 2b स्क्वायर हो गया, मॉड z माइनस एक्स बचेगा। तो यहां से b की वैल्यू आपके निकल के आ जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट मॉड z माइनस एक्स बाई 2 आ जाएगा क्या। तो इसका मतलब इसमें हम लोग वैल्यूज रख दें तो ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई, दिस इज इक्वल टू ए की जगह प्लस माइनस के टर्म में ये वैल्यू रखेंगे हम लोग, और बी की जगह प्लस माइनस के टर्म में ये वाली वैल्यू। क्या प्लस माइनस कॉमन आ जाएगा, जैसे प्लस माइनस कॉमन कॉमन आएगा तो ये कितना बचेगा, अंडर रूट ऑफ मॉड z प्लस एक्स बाई 2 बचेगा। इसके बाद इस जगह पर केवल एक वैल्यू लेनी, या तो प्लस का लेना है या माइनस, या तो यहां प्लस साइन या फिर यहां केवल एक लेना, और इसके साथ में ये क्या लगा हुआ है, आयोटा। फिर b की जगह हमने लिखा अंडर रूट सॉरी मॉड z माइनस एक्स बाई 2। आप देखें ये प्लस माइनस कॉमन हो गया, ये a बचा ये b बचा, लेकिन इस जगह पर केवल एक साइन लेना, या तो प्लस लेके देखना या फिर माइनस। ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, प्लस हम लोग तभी लेंगे जब इमेजिनरी पार्ट ऑफ z कैसा हो, पॉजिटिव हो, और नेगेटिव कब लेंगे, जब इमेजिनरी पार्ट ऑफ z कैसा हो, नेगेटिव हो। ऐसा कैसे, आप तो बोलोगे सर इसमें 4 केस आ रहे हैं, कितने केस आ रहे हैं, आप तो 4 केस ऐसे बना सकते हैं, प्लस 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 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस। आप ये सोच रहे हैं 4 केस, बट मैं आपसे कितने बोल रहा हूं कि आपको कितने केस लेने, 2 केस। कौन सा, यहां पर केवल एक साइन लेना, या तो प्लस या फिर माइनस। किसके ऊपर डिपेंड करेगा, यदि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट कैसा है, पॉजिटिव, तो यहां प्लस लेना है, यदि इसका इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव तो यहां पर माइनस लेना। यदि यहां प्लस लिया तो एक बार प्लस प्लस वाला आया, एक बार माइनस प्लस वाला, ये क्या 2 आए। यदि इस जगह पर माइनस होगा तो प्लस माइनस वाला और माइनस, जो भी यहां पर माइनस प्लस हो जाएगा क्या। तो केवल 2 केस आएंगे। अच्छा 2 केस क्यों नहीं ले रहे, उसके पीछे क्या लॉजिक है,
वो यदि हम देखेंगे जो दो हटा रहे हैं ना, वो उनका स्क्वायर करके देखेंगे तो वही सेम कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आएगा। आप चाहो तो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लेके देखना, उसमें 4 आंसर मिलेंगे, लेकिन उनमें से केवल 2 वैलिड होंगे और 2 इनवैलिड। जो इनवैलिड होंगे उनका स्क्वायर उस कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर नहीं होगा, जो वैलिड होंगे उनका स्क्वायर उस कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर होगा। तो याद रखना, इस जगह पर प्लस कब लोगे? जब इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव हो, और माइनस कब लेंगे? जब इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव हो। नोट कर ले, इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन लेते हैं। इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, अंडर रूट ऑफ 9 माइनस 40 आयोटा। इस जगह पर क्या लोगे? इसमें प्लस या माइनस? क्या लोगे? माइनस लोगे। इमेजिनरी पार्ट कैसा? नेगेटिव, तो यहां पर केवल माइनस लेना है। स्पीड में कैलकुलेट करके बताओ। इसका मतलब आपको स्क्वायर रूट निकालना, यह प्रोसेस करने की जरूरत केवल क्या अप्लाई करना है? ये इतना स्क्वायर रूट का प्रोसेस नहीं करना, आपको क्या अप्लाई करना है? एज अ फॉर्मूला। इसको फॉर्मूला मान लेना है। क्या? प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर मॉड जेड प्लस एक्स बाय 2। यहां पर प्लस लोगे या माइनस, आयोटा लिखा, अंडर रूट ऑफ मॉड जेड स्क्वायर माइनस का एक्स बाई 2। ऐसा कुछ फॉर्मूला ये याद रखना है आपको। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो जनरली हम लोग देखते हैं जो जेई में डिफिकल्ट चैप्टर्स होते हैं उनके क्वेश्चन आसानी से लग जाते हैं, क्योंकि उनके आसान क्वेश्चंस दिए जाते हैं वहां पर। और जब आसान क्वेश्चन आते हैं तो बच्चे लगा ले जाते हैं। फिजिक्स में बट मैकेनिक्स में ऐसा नहीं होता, आसान नहीं दिया जाता है, उसमें तो खतरनाक दिया जाता है। मान लीजिए उसमें 7-8 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 4-5 तो डिफिकल्ट होंगे, 2-3 तो आसान होंगे। रख के देखें इसको। अच्छा, कभी स्क्वायर रूट निकालना, सबसे पहले उसका क्या निकाल लेना? कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड। इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर क्या नजर आ रहा है? क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर नजर आ रहा है? इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा? 41। 9 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर का रूट ले लीजिए, 41 आ रहा है। तो इसका हमने सबसे पहले तो प्लस माइनस लिखा, अंडर रूट के अंदर मैग्नीट्यूड इस कॉम्प्लेक्स नंबर का 41 आएगा। रियल पार्ट कितना है? एक्स का मतलब क्या होता है? अरे एक्स का मतलब क्या है? रियल पार्ट। आप देखें इस कॉम्प्लेक्स नंबर पे एक्स का मतलब रियल पार्ट। रियल पार्ट कितना है? 9 अपॉन क्या करेंगे? 2। प्लस लेंगे या माइनस? माइनस, क्योंकि इसका इमेजिनरी पार्ट माइनस। फिर आयोटा लगाया, अंडर रूट के अंदर मॉड जेड माइनस एक्स, एक्स का मतलब रियल पार्ट बाई 2 कर दिया, तो ये बना प्लस माइनस आपका ब्रैकेट के अंदर अंडर रूट, अंडर रूट तो गायब हो जाएगा। ये 50/2 25, 25 का मतलब 5 माइनस आयोटा, ये कितना? 16 का रूट 4, पक्का 4 आयोटा, ये आपका स्क्वायर रूट आ गया। यदि इन दोनों का स्क्वायर रूट करके देखेंगे उसी कॉम्प्लेक्स नंबर के, सॉरी स्क्वायर करके देखेंगे तो उसी कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर आ जाएगा। तो स्क्वायर रूट निकालना है तो आपको केवल क्या फॉर्मूला याद रखना है? फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले क्या लगाओगे? सबसे पहले प्लस माइनस, फिर ब्रैकेट के अंदर अंडर रूट के अंदर मॉड ऑफ जेड प्लस रियल पार्ट ऑफ जेड, एक्स का मतलब क्या है? रियल पार्ट ऑफ जेड अपॉन 2। ये पूरा का पूरा अंडर रूट के अंदर है। फिर या तो प्लस लोगे या फिर माइनस, फिर आयोटा लगाओगे, पूरा का पूरा अंडर रूट के अंदर लिखने वाले मॉड जेड माइनस रियल पार्ट ऑफ जेड बाई 2। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। एक और क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। फाइंड, आपको z फाइंड करना है। फाइंड z इफ इक्वेशन आपको दे रखी जेड स्क्वायर प्लस का 2 1 प्लस 2 आयोटा z माइनस का 11 प्लस 2 आयोटा, दिस इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को सॉल्व करके आपको z कॉम्प्लेक्स नंबर बताना है। z कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा? क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? आपने एनसीईआरटी में देखा होगा, चैप्टर लिखा होता है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जो कॉम्प्लेक्स में भी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकता है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बट इन फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो उस कॉम्प्लेक्स फॉर्म वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज होता है।
जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाले में यूज होता है, वैसे ही कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है तो उसमें भी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज होगा। यदि फैक्टर नहीं कर पा रहे हैं तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। इसमें ए की जगह 1 हो जाएगा, ये बी की जगह, ये इतना पोर्शन ये बी कहलाएगा, ये पूरा का पूरा ये सी कहलाएगा। तो ए बी सी पता है, आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करके आप क्या निकाल सकते हैं, इसके रूट्स, और जो रूट्स होंगे वही तो जेड होंगे, जो रूट्स होंगे वो आपके जेड आ जाएंगे। सॉल्व हो गया, सिंपल सा है। इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दे, आप बताइएगा थोड़ा सा सॉल्व करके। z की वैल्यू क्या आएगी, माइनस बी, बी की जगह कितना है 2, 1 प्लस 2 आयोटा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 प्लस 1 प्लस 2 आयोटा का स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस का 4, ए की जगह 1, सी की जगह माइनस माइनस प्लस 11 प्लस 2 आयोटा, और अपॉन में कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा। आप इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके देखें, सही लिखा हुआ है z इक्वल टू, ये लिखा हुआ है -2 1 प्लस 2 आयोटा प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर कितना बन रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर, नहीं केवल कॉम्प्लेक्स नंबर कितना बन रहा है, 4, नहीं पूरा 4 भी मल्टीप्लाई करके जो कॉम्प्लेक्स नंबर बन रहा है वो बता दो, 24 आयोटा प्लस 32, 32 प्लस 24 आयोटा, ऐसा बन रहा है। और अपॉन में कितना 2 बन रहा है, 2 2 2 उड़ जाएगा, जैसे 2 उड़ा तो इस जगह पर -1 प्लस 2 आयोटा, इस जगह पर प्लस माइनस, अच्छा 2 का मतलब अंदर से क्या जाएगा 4, 4 गया तो क्या बचेगा 8 प्लस 6 आयोटा। अब इसका क्या लेना पड़ेगा स्क्वायर रूट, यदि स्क्वायर रूट लेके देखें तो z इक्वल टू -1 1 प्लस 2 आयोटा। अब स्क्वायर रूट लेते समय प्लस माइनस तो पहले से ही लगा हुआ है, ब्रैकेट के अंदर अंडर रूट के अंदर क्या करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड 10 आएगा, 10 प्लस
रियल पार्ट कितना है 8/2 प्लस लगेगा कि माइनस, प्लस लगेगा। फिर आयोटा अंडर रूट के अंदर 10-8/2, क्या ऐसा कुछ हो जाएगा? इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें, -1 + 2 आयोटा प्लस माइनस, ये अंदर कितना बना 3 प्लस आयोटा, ऐसा बन रहा है। इसमें एक बार प्लस ले लीजिए, एक बार माइनस जोड़ दीजिए, दो कॉम्प्लेक्स नंबर आ गए, दो रूट्स आ जाएंगे। तो इसमें देखो ये तभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर सकते थे जब हमें क्या निकालना आता है, स्क्वायर रूट, क्योंकि यहां स्क्वायर रूट का कैलकुलेशन करना पड़ रहा है। कई बार ऐसे लॉग ऑग के क्वेश्चन में स्क्वायर रूट वगैरह यूज कर देते हैं, वहां इरेशनल लिखा होता है। कैसा लिखा होता है? इरेशनल फॉर्म में लिखा होता है। तो इस तरीके का इरेशनल फॉर्म वाले जब यूज करते हैं तो अपने उसमें मॉड्यूल में है, आप देखें कि इरेशनल वाले होते हैं उनका स्क्वायर या अंडर रूट वगैरह कुछ भी वो बना सकते हैं कैलकुलेशन में। नेक्स्ट टर्न इंपॉर्टेंट होगा, उसमें आपको पढ़ाएंगे पोलर फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, डी मॉइवर्स थ्योरम और उन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चंस। चलो भाई।